चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, जीन एक्सप्रेशन एंड जीन रेगुलेशन। नीमन, जीन नीमन, या तो बोलेंगे उसको हम लोग जीन अभिव्यक्ति, है ना। ये दोनों, नीमन मतलब होता है कि जो डीएनए है वो उनके ऊपर जो गुण है वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा है। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है कि दिखाई देना, अभिव्यक्ति मतलब दिखाई देना, है ना। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे आज का टॉपिक, जीन अभिव्यक्ति। जीन अभिव्यक्ति की परिभाषा 2 बार रिपीट होगा, लेकिन एक बार अगले टॉपिक में हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले टॉपिक में ही आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो पॉइंट ये बोलता है कि जीन अभिव्यक्ति क्या है। जीन अभिव्यक्ति, है ना, जीन अभिव्यक्ति। तो परिभाषा आपके सामने में है, और देखिए इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, तो किसी भी जीव में एक लक्षण के प्रकट होने के लिए, माना जाए किसी जीव में एक लक्षण प्रकट हो रही है, तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, है ना। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, उनमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो 22 जो ऑटोसोम्स होता है, दैहिक गुणसूत्र होता है, वो लक्षण को दर्शाते हैं, है ना। 22 जोड़े हैं वो लक्षण को, दैहिक लक्षण को दर्शाते हैं। तो गुणसूत्र दर्शाते हैं, बोलेंगे 22 जोड़े गुणसूत्र है वो दैहिक लक्षण को दर्शाता है, मतलब गुणसूत्र दर्शाता है। और गुणसूत्र में क्या पाता है, जीन, है ना। मतलब एक्चुअली में जो गुणसूत्र है वो लक्षण दर्शाता है। तो गुणसूत्र में कौन है, जीन। मतलब इससे ये तो सिद्ध हुआ कि जीन क्या करता है, लक्षण दर्शाता है। गुणसूत्र में है तो जी, गुणसूत्र लक्षण दर्शाता है बोलेंगे, जीन लक्षण दर्शाता है बोलेंगे, ठीक है। तो जितने भी मनुष्य है सबका लक्षण दर्शाने वाला, उसके रंग का, उसकी आँखों के कलर का, है ना, ये सब का उत्तरदायी कौन होता है, जीन होता है। तो वही किसी जीव के एक लक्षण के प्रकट होने के लिए, एक ही जीन उत्तरदायी हो सकता है ना। एक ही जीन उत्तरदायी होता है। जैसे कि हम लोग देखे हैं 11वें नंबर के गुणसूत्र होता है, वो रक्त से संबंधित होता है। तो एक ही गुणसूत्र हुआ ना, एक ही लिंग, एक ही जीन हुआ, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि इतना तो क्लियर हो गया कि किसी जीव के लक्षण प्रकट होने के लिए, कोई भी जीव उसका लक्षण प्रकट हो रहा है तो उसके लिए ना एक ही जीन क्या होता है, उत्तरदायी हो सकता है। परंतु सामान्यतः बहुत से जीनों की संयुक्त क्रिया से ही कई लक्षण प्रकट होते हैं। मतलब कहा जाए कि एक ही जीन है वो लक्षण दर्शा सकता है, ये भी बात क्लियर है, लेकिन अनेक जीन मिलकर एक लक्षण दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्लियर क्या कहाँ होगा कि आप घातकता में जाइए और वहाँ पर बहुविकल्पिता एक क्वेश्चन आएगा पीछे, तो उसमें एक लक्षण के लिए एक से अधिक जीन जिम्मेदार होते हैं। कितने लक्षण के लिए, एक लक्षण के लिए एक से अधिक जीन क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, है ना। तो वही बताया गया है कि बहुत सारे जीन मिलकर भी बहुत सारे एक लक्षण को निर्धारित कर सकता है और बहुत सारे लक्षण को भी निर्धारित कर सकता है। मतलब एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है, ये हम लोग ऊपर में बोले हैं, एक जीन है एक लक्षण को निर्धारित करता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि बहुत सारे जीन्स है वो मिलकर बहुत सारे लक्षण को क्या कर सकता है, प्रकट कर सकता है। या ये भी हो सकता है कि बहुत सारे जीन मिलकर केवल एक ही लक्षण को प्रकट करेगा। जैसे कि हम लोग बहुविकल्पिता में पढ़ चुके हैं, विकल्प ए और विकल्प बी मिलकर क्या बताता है, ब्लड ग्रुप ए बी बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया क्या कि किसी जीव में एक लक्षण के प्रकट होने के लिए एक ही जीन उत्तरदायी हो सकता है, परंतु सामान्यतः बहुत से जीनों की संयुक्त क्रिया से ही कई लक्षण प्रकट होते हैं। अतः यहाँ से मेन टॉपिक है कि डीएनए के जीन में, अच्छा डीएनए के बाद गुणसूत्र के बाद जीन, ठीक है। तो अतः डीएनए के जीन में संचित सूचना, ये सूचना होती है ना, वो कोडान के रूप में होती है सूचना, ठीक है। तो डीएनए के जीनों में संचित सूचना के संचरण मतलब क्या होता है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, है ना, मतलब फैलना, संचरण कहलाती है। तो अतः डीएनए के जीन में संचित सूचना के संचरण तथा फिर से प्रकट होने के फलस्वरूप, जैसे कि एक व्यक्ति है और इसका जो संतानें हैं, तो यहाँ से जो डीएनए है वो डीएनए में जो जीन संचित था, उस जीन संचित से सूचना यहाँ पर संचरित हो रही है, फैल रही है। और फिर से प्रकट का मतलब क्या समझ रहा है आपको कि इसमें जो लक्षण था वही लक्षण फिर इसमें दिखाई देगा,
मतलब फिर से प्रकट हो रहा है ना, वही है। अतः डीएनए के जीनों में संचित सूचना के संचरण तथा फिर से प्रकट होने के फलस्वरूप लक्षणों के प्रकट होने की को ही जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि जो डीएनए है, उस डीएनए के जीन में संचित जो सूचना है, और वो सूचना का संचरण होना मतलब यहाँ संचरित होना तथा फिर से प्रकट होने के फलस्वरूप फिर से यहाँ पर प्रकट होता है, यहाँ पर जाता है, यहाँ पर जो जीन है यहाँ से यहाँ जाता है, मतलब यहाँ पर फिर प्रकट होता है। प्रकट होता है उसके फलस्वरूप क्या प्रकट होती है? लक्षण प्रकट होती है। यहाँ पर जीव प्रकट होती है, जीन प्रकट होती है। यहाँ से जीव गया, यहाँ किया, जीन अपने आप को दिखाया, मतलब प्रकट हुआ है ना। तो प्रकट होती है और फलस्वरूप लक्षणों की प्रकट होने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं जीन अभिव्यक्ति। मतलब यहाँ का जो जीन है वो यहाँ चला गया, मतलब अभिव्यक्त कर रहा है अपने आप को, ठीक है। तो यही है जीन अभिव्यक्ति या जीन नियमन। किसी जीव में एक लक्षण के लिए प्रकट होने के लिए एक ही जीन उत्तरदायी हो सकता है, परंतु सामान्यतः बहुत से जीनों की संयुक्त क्रिया से बहुत सारे जीन मिलकर क्रिया करेंगे ना, परंतु सामान्यतः बहुत से जीनों की संयुक्त क्रिया से ही कई लक्षण प्रकट होते हैं, है ना। अतः डीएनए के जीनों में संचित सूचना के जो डीएनए में जो संचित सूचना है, सूचना के संचरण मतलब फैलना तथा फिर से प्रकट होने के फलस्वरूप जब वहाँ पर प्रकट होती है, यहाँ से निकल कर यहाँ जाती है, मतलब क्या होती है? प्रकट होती है। तो प्रकट होने के फलस्वरूप लक्षणों का प्रकट होने की को जीन अभिव्यक्ति। यहाँ पर जो जीन जाएगा जिसका फलस्वरूप उस संतान में भी लक्षण प्रकट होंगे, तो इसको हम बोलते हैं जीन अभिव्यक्ति। क्या बोलेंगे हम लोग? जीन अभिव्यक्ति, है ना। जीन अभिव्यक्ति में देखें तो हमारे पास जो दूसरा टॉपिक बनता है वो बनता है हाउस कीपिंग जीन, है ना। नेक्स्ट टॉपिक बनता है आपका हाउस कीपिंग जीन। ये हाउस कीपिंग जीन क्या है ना। इसके लिए देखिए कि इसको भी जानना जरूर पड़ेगा आपको कि रचनात्मक जीन है क्या, है ना। आगे एक टॉपिक आएगा ओपेरान की अवधारणा, ओपेरान मॉडल। तो उस मॉडल में आपको 2 प्रकार के जीन बताए जाएंगे। एक्चुअली उसके अंदर और बहुत सारे जीन रहेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ना 2, एक तो नियंत्रक जीन बताए जाएंगे, नियंत्रक जीन्स, और एक बचाया जाएगा संरचनात्मक जीन्स, ठीक है। तो नियंत्रक जीन और संरचनात्मक जीन्स के अंतर्गत कौन आता है? नियंत्रक जीन में रेगुलेटर जीन आता है, ऑपरेटर जीन आता है, प्रोमोटर जीन आता है। 3 जीन आता है ना। रेगुलेटर, ऑपरेटर, प्रोमोटर। और संरचनात्मक जीन के बारे में हम लोग अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर है सिस्टॉन, वाई, जेड, ए, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। बहुत सारे नहीं आते, 3 आते हैं, लेकिन अभी हम लोग केवल इतना जाना है कि संरचनात्मक जीन है ना। तो संरचनात्मक जीन होते हैं ना, तो यहाँ पर जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है उस टाइम ये संरचनात्मक जीन है, ये यूज़ होती है। वहाँ mRNA का संश्लेषण होता है ना तब। तो अभी केवल जानिए कि हमारे पास एक होता है संरचनात्मक जीन, जिसको संरचनात्मक जीन के अंतर्गत कहा जाए तो बहुत सारे तीन प्रकार के और जीन्स आते हैं, ठीक है। उसको बाद में देखें। तो ये क्लियर हो गया आपको रचनात्मक जीन। अच्छा, रचनात्मक जीन ये स्ट्रक्चरल जीन है ना, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि रचनात्मक बोलते एक बस रचनात्मक बोलते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो रचनात्मक जीन में चलते हैं, है ना। तो हमारा पॉइंट का नाम है, ये सेकंड पॉइंट का नाम है, सेकंड टॉपिक का नाम है हाउस कीपिंग जीन्स। पहला का नाम था जीन अभिव्यक्ति, दूसरा का नाम है हाउस कीपिंग जीन्स, है ना। तो हाउस कीपिंग जीन्स क्या है उसको देखिए, है ना, कि रचनात्मक जीनों के द्वारा कोशिकाओं के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, उस जीन के द्वारा कोशिकाओं के अंदर जो जैव रासायनिक क्रिया होती है, बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। जैव रासायनिक क्रिया मतलब क्या होता है कि जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है और बहुत सारी क्रिया होती है ना, लेकिन मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, उसको जैव रासायनिक प्रक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो रचनात्मक जीनों के द्वारा कोशिका के अंदर जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन होता है, ठीक है। मतलब जो रचनात्मक जीन है ना, इसी जीनों के द्वारा ना प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो डिपेंड करता है ना। तो यही बोला जा रहा है कि रचनात्मक जीनों के द्वारा कोशिका के अंदर जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन होता है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के आरएनए जैसे कि mRNA, मैसेंजर आरएनए, tRNA, ट्रांसफर आरएनए एंड rRNA, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के आरएनए, mRNA, tRNA, rRNA तथा प्रोटीन और एंजाइम आदि का संश्लेषण होता है। देखिए, जो रचनात्मक जीन है वो जीन के द्वारा कोशिकाओं के अंदर जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन होता है ना। और इन्हीं के द्वारा, जो रचनात्मक जीन है, इन्हीं के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के आरएनए जैसे कि mRNA, tRNA और rRNA और देखें तो प्रोटीन और एंजाइम आदि का संश्लेषण होता है। संश्लेषण मतलब एक प्रकार से निर्माण होता है, ठीक है, रचनात्मक जीनों के द्वारा, है ना। और ये सब कौन सब
RNA, mRNA, tRNA, rRNA, प्रोटीन, एंजाइम, इन सब का जीवित कोशिकाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। इसका मतलब समझ रहे हो कि जितने भी जो RNA हैं, mRNA, tRNA, RNA, प्रोटीन है, एंजाइम, इन सब की ज़रूरत जीवित कोशिकाओं को पड़ती है। मतलब चूँकि जीवित कोशिकाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत हमेशा क्या होती है, पड़ती है ना। अब यहाँ पर देखिए कि इसलिए ऐसे संरचनात्मक जीन्स, यही संरचनात्मक, ठीक है। तो ऐसे संरचनात्मक जीन्स जिसकी अभिव्यक्ति मतलब जो प्रकट होती है उसको बोलते हैं अभिव्यक्ति। मान लो कोई जीन है वो पहली बार प्रकट हो रहा है, तो जीन अगर प्रकट हो गया तो जीन प्रकट हो गया मतलब वहाँ पर लक्षण प्रकट होगी, ठीक है। तो ऐसे संरचनात्मक जीन जिनकी अभिव्यक्ति से इनका निर्माण होता है। अब बताइए किनका निर्माण होता है, तो ये इनका का जगह आएगा RNA, mRNA, tRNA, rRNA, प्रोटीन और एंजाइम। यहाँ पर आप कोष्टक में लिख देंगे, इनका बस लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो क्या लिखेंगे कि इसलिए ऐसे संरचनात्मक जीन जिनकी अभिव्यक्ति अर्थात जिनके दिखने के फलस्वरूप, है ना, अभिव्यक्ति मतलब दिखना, एक प्रकार से प्रकट होना, तो ऐसे जीन्स, इसलिए ऐसे संरचनात्मक जीन्स जिनकी अभिव्यक्ति से RNA, mRNA, tRNA, rRNA, प्रोटीन, एंजाइम आदि का निर्माण होता है, उसे विधायिका जीन्स या निर्माणात्मक या हाउसकीपिंग जीन्स कहते हैं। इसको रिपीट करके और देख लीजिएगा। इसलिए ऐसे संरचनात्मक जीन जिसके अभिव्यक्ति से इनका निर्माण होता है, अर्थात इनका के बगल में कोष्टक लिख देना, mRNA, tRNA, RNA, प्रोटीन, एंजाइम का निर्माण होता है, उसे विधायिका या निर्माणक या हाउसकीपिंग जीन्स कहते हैं, ठीक है। यह हमारा 2 टॉपिक क्लियर हो गया, है ना। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है, वो तीसरा टॉपिक का नाम है ऑन्कोजीन्स। क्या नाम है उसका, है ऑन्कोजीन्स है, 3rd नंबर का टॉपिक ऑन्कोजीन्स। ये छोटे छोटे टॉपिक इसलिए केवल एक ही वीडियो में बता रहा हूँ इसको। जीन अभिव्यक्ति, विधायिका जीन, ऑन्कोजीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि सभी जीवों के कोशिका में कुछ ऐसे जीन्स उपस्थित होते हैं, है ना। सभी जीव के कोशिका में ना ऐसे जीन्स उपस्थित होते हैं जो उनके सामान्य वृद्धि और विकासात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। मतलब सीधी बात ये है कि मनुष्य में जो जीन्स होती है वो विभिन्न प्रकार के जो दैहिक लक्षण उसको निर्धारित करता है। हम लोग जानते हैं कौन करता है, ऑटोसोम्स करता है। ऑटोसोम्स बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऑटोसोम्स है वो विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। उसी तरह अनेक प्रकार के जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मनुष्य में सामान्य वृद्धि, मनुष्य में किसी भी जीव में सामान्य वृद्धि एवं विकासात्मक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो इस जीन्स को क्या बोलते हैं, इस जीन्स को बोलते हैं प्रोटोऑन्कोजीन्स। यहाँ पर जीव लिख दिया गया है, गलत है, यहाँ पर जीन्स रहेगा, ठीक है। इन जीन्स को प्रोटोऑन्कोजीन्स कहते हैं। मतलब कोई भी जैसे कि एक जीन्स है जो कि रंग का निर्धारण करता है ना। रंग को छोड़िए, किसी भी वृद्धि को निर्धारित करता है, किसको निर्धारित करता है, वृद्धि को। तो वृद्धि को निर्धारित करता है, मतलब एक जीन्स है जो वृद्धि को निर्धारित करता है, तो उसको कौन सा जीन्स बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग प्रोटोऑन्कोजीन्स कहेंगे। अब केवल वृद्धि बस के लिए नहीं वो यूज़ होगा ना, ये बहुत सारे क्रियाओं के लिए होता है। विकासात्मक जितने भी क्रियाएँ होती हैं, अंगों का संचालन, निर्माण, बहुत सारी क्रिया होती है, ठीक है। तो इन सब क्रिया के लिए कोई ना कोई जीन्स क्या होता है, जिम्मेदार रहता है। तो उस जीन्स को क्या बोलते हैं, प्रोटोऑन्कोजीन्स। ये क्लियर हो गया आपका कि सभी जीवों के कोशिका में कुछ ऐसे जीन्स उपस्थित होते हैं जो उसके सामान्य वृद्धि एवं विकासात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इस जीन्स को हम लोग बोलते हैं प्रोटोऑन्कोजीन्स, है ना। अब देखते हैं कि प्रायः ये सामान्य विभेदन एवं विकास की प्रक्रिया होना सुनिश्चित करते हैं। अब देखिए कि जीन्स का क्या कार्य है, ये करता है सामान्य विभेदन का क्या मतलब होता है, विभेदन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जितने भी कोशिका है वो सब कुछ न कुछ कार्य करती है, तो जैसे कि एक कोशिका है, एग्जाम्पल है, कोशिका का नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे ऊतक होते हैं, उस ऊतक का नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, 11वीं में पढ़ चुके हैं आप लोग। तो यहाँ पर 3 माजा हम लोग कोशिका ले लेते हैं, है ना। तो एक कोशिका कार्य अलग है, दूसरा कोशिका कार्य अलग है, तीसरा कोशिका कार्य अलग है ना। मतलब पहले वाले कोशिका को कुछ अन्य कार्य दिया गया है, दूसरे वाले कोशिका को अन्य, मतलब इन कोशिकाओं का क्या हुआ है बोलेंगे हम लोग, विभेदन हुआ है बोलेंगे, ठीक है। मतलब उसको कार्यों में बांटना वो विभेदन कहलाती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रही है कि प्रायः सामान्य विभेदन एवं विकासात्मक क्रियाओं का सुनिश्चित होना सुनिश्चित करते हैं, ये जो प्रोटोऑन्कोजीन्स हैं, तथा उसे नियंत्रित करते हैं। मतलब शरीर में जितने भी क्रियाएं होती हैं ना, विभेदन और विकास की क्रिया होती है, उसको सुनिश्चित करते हैं कौन, प्रोटोऑन्कोजीन्स, तथा उसे क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। कभी कभी यह विशेष वातावरणीय या जैव रासायनिक कारक की उपस्थिति में, है ना, ये जो जीन्स होते हैं उत्तेजित हो जाते हैं,
क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजित होकर कोशिका में विभिन्न तरह के विकास पर नियंत्रण खो देते हैं। मतलब अत्यधिक मात्रा में विकास, विभाजन आदि क्रिया शुरू हो जाती है, जिसके कारण सामान्य कोशिका बिना विभेदन एवं विकास के विभाजित होना प्रारंभ कर देती है। मतलब क्या हो रहा है कि जब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग पीछे से। हाँ चलिए, ये सामान्य विभेदन एवं विकास की प्रक्रिया का होना सुनिश्चित करता है तथा उसे क्या करती है, नियंत्रित करती है, हम लोग जान गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विशेष या वातावरणीय या जैव रासायनिक कारकों की उपस्थिति में ये क्या हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है। कौन उत्तेजित हो जाती है, प्रोटॉन को जीन्स। और उत्तेजित होकर कोशिका के विभेदन तथा विकास पर नियंत्रण खो देता है। जो विभेदन की क्रिया होती है उसका अत्यधिक भी कर देती है, कम कर देती है। वो नियंत्रण खो देना मतलब कुछ भी है, ज़्यादा भी कर देगी, कम भी कर देगी, ठीक है। विभेदन तथा विकास पर नियंत्रण क्या कर देती है, खो देती है। अब जो प्रोटॉन को जीन्स से अपना नियंत्रण खो देता है, जिसके कारण जो सामान्य कोशिका है वो बिना विभेदन, मतलब कोशिका में कोई विभेदन नहीं हो रहा है। मैंने विभेदन का मतलब बताया ना। और जिस तरह सामान्य कोशिका में कोई विभेदन नहीं होता है, और विकास एवं विकास की विभाजित होकर बिना विभेदन एवं बिना विकास के कुछ बढ़ता नहीं है। देखिए बिना विकास के बोला जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है उस कोशिका की, है ना। जिसके कारण सामान्य कोशिका बिना विभेदन विकास के विभाजित होना होकर अनियंत्रित असंगठित उभार यानी ट्यूमर में परिणत हो जाती है। मतलब क्या होता है कि जब कोई भी ऑन्कोजीन्स होता है वो अपना नियंत्रण खो देता है, तो जो कोशिका है, वो कोशिकाएं हैं वो अनियंत्रित रूप से क्या निकलने लगती है, अनियंत्रित हो जाती है। और अनियंत्रित होकर ना अनेक कोशिका में विकास विभाजन में अनेक अनियंत्रण होती है। मतलब कहा जाए कि कंप्लीटली वो अपना जितनी मात्रा में उसको विभाजन होना है उनसे अधिक विभाजित हो जाती है। मतलब ये हमारा चमड़ी है हमारे मनुष्य का, उसमें हमारा ये यहाँ पर कुछ नहीं है हमारा, है ना। अब क्या होता है कि इसमें जो कोशिका हर दिन मरती है, कोशिका हर दिन जीवित होती है, इस तो आप लोग जानते हो। लेकिन कई दिन क्या होता है कि किसमें इसे उभार हो जाता है, ठीक है, उभार हो जाती है। तो वहाँ पर जो कोशिकाएं होती है ना वो अनियंत्रित रूप से क्या होने लगती है, विभाजित होने लगती थी, जिसके कारण वहाँ पर उभार होता है। और उभार होता है वही तो ट्यूमर कहलाता है ना, ठीक है। एक्चुअली में देखें तो जो कैंसर है वही ट्यूमर है ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जिसके कारण सामान्य कोशिका बिना विभेदन, अब यहाँ पर क्या होती है कि जो प्रोटोऑन्कोजीन से अपना नियंत्रण खो देता है, जिसके कारण सामान्य कोशिका है बिना विभेदन एवं विकास के विभाजित होकर अत्यधिक मात्रा में विभाजित, उसमें विभेदन नहीं हुआ है ना, मतलब उसको कार्य नहीं दिया गया, तब भी वो क्या होती है, विभाजित हो जाती है। विभाजित होकर अनियंत्रित असंगठित उभार यानी ट्यूमर का निर्माण करती है, ट्यूमर में परिणत हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कैंसर। ऐसे परिवर्तित स्थिति वाले प्रोटोऑन्कोजीन्स को ही हम लोग बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। मतलब ये जो प्रोटोऑन्कोजीन्स है ना, ये क्या करता है, विभेदन विकास की क्रियाओं को सुनिश्चित करता है, लेकिन खुद ही नियंत्रित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एक उभार बन जाती है, जिसको हम लोग कैंसर कहते हैं अर्थात ट्यूमर कहते हैं, है ना। और वही क्या लाता है, प्रोटोऑन्कोजीन्स, और सॉरी ऑन्कोजीन्स। तो वही प्रोटोऑन्कोजीन्स से ही हम क्या निर्मित हुआ है, ऑन्कोजीन्स निर्मित हुआ है। मतलब जब प्रोटोऑन्कोजीन्स कब कहलाता है, जब वो अच्छी तरह से कार्य कर रहा है तब। अगर उसका कार्य अनियंत्रित हो गई तब वही प्रोटोऑन्कोजीन्स क्या कहलाने लग जाएगा, ऑन्कोजीन्स। सीधी बात यह है कि आपकी चमड़ी जो सीधी तरह से कार्य कर रही है, अगर कोशिका सीधी तरह से कार्य करे तो ठीक, अगर उसमें उभार आ जाती है और कैंसर बन जाता है तो क्या बोलेंगे उसको, ऑन्कोजीन्स बोलेंगे ना। लेकिन पहले जब वो स्वस्थ होते तो क्या बोलेंगे उसको, प्रोटोऑन्कोजीन्स बोलते थे, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक है आपके पास। आगे का जो टॉपिक है वो जीन अभिव्यक्ति है, लेकिन जीन अभिव्यक्ति का मैंने अभी परिभाषा दे दिया है पीछे में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जीन अभिव्यक्ति। अब जीन अभिव्यक्ति के अंतर्गत पढ़ेंगे, जीन अभिव्यक्ति जब पढ़ाऊंगा तो उसका मैं परिभाषा नहीं दूंगा अलग से, और ठीक है। तो और ज़्यादा देखना है तो आप यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं ना, और वहाँ पर लाइक वाइक कुछ नहीं करने का, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो सब्सक्राइब का बटन है ना